विद्यार्थियों, मेरे इस वीडियो में मैं आपके समक्ष साक्षात्कार से संबंधित अपने अनुभव साझा करूंगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे इस बात के लिए मैसेज किए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कि आप अपने साक्षात्कार संबंधी मार्गदर्शन भी हमें प्रदान करें। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी पुरानी बात दोहरा देता हूँ कि साक्षात्कार के बाद जो सामान्य पुरुष की कट ऑफ जाने वाली है वो मेरे हिसाब से 130 अंक से ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए ऐसे समस्त विद्यार्थी जो कि 115 से 20 के बीच में अंक प्राप्त कर रहे हैं इस समय, वो सब अपने आप को रेस में समझें और मन लगा के साक्षात्कार की तैयारी करें। साक्षात्कार के बारे में मैं आपको बता दूं कि सामान्य तौर पर जो साक्षात्कार है वो प्रत्येक परीक्षार्थी का 15 से 20 मिनट तक चलता है। एक्सेप्शनल केस में कम या ज़्यादा हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अधिकांश विद्यार्थियों का साक्षात्कार 15 से 20 मिनट के बीच के अवधि का होता है। उसका क्लासिफिकेशन मैं बता देता हूँ। साक्षात्कार बोर्ड में आपको 3 सदस्य देखने को मिलते हैं। एक आरपीएससी का सदस्य होता है सामान्यतः, और 2 सदस्य विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिनको सब्जेक्ट एक्सपर्ट कहा जाता है। तो दोनों एक्सपर्ट 3-4 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेते, तो दोनों 3-4 मिनट लेंगे तो 8-9 मिनट उनका हो जाता है। 1 से 2 मिनट वो पढ़ाने का लेते हैं और 4-5 मिनट आरपीएससी का मेंबर आपसे वार्तालाप करता है, आपकी परीक्षा करता है व्यक्तित्व की। तो मैं बता दूं, साक्षात्कार में 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले अपना पहनावा जो सामान्य स्तर का होना चाहिए, पैंट शर्ट, और महिला अभ्यर्थी के संदर्भ में सलवार सूट, साड़ी। इसके बाद आप जैसे ही साक्षात्कार कक्ष में पहुंचते हैं, आपके चेहरा तनाव रहित होना चाहिए। तीनों ही सदस्यों से जब आप बात करें, मुखातिब हों, तो कोशिश ये करें कि जिस मेंबर के द्वारा आपसे क्वेश्चन किया गया है उसके साथ आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें, जिससे कि आपका आत्मविश्वास झलके। सामान्यतः शुरुआत आपके अकादमिक कैरियर से लेकर वो करते हैं कि जैसे आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की, या 10th 12th में से कोई सी क्लास के बारे में पूछ लेते हैं। उसका केवल मोटिव इतना होता है कि वो ये जाने कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो उस क्षेत्र के विषय में आपसे कुछ प्रश्न कर सकें। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति 10वीं के बारे में उससे पूछा कि आपने 10वीं क्लास कहाँ से पास की, और आप कह देते हैं कि मैंने बीकानेर से पास करी, तो ये माना जाता है कि सामान्यतः अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही विद्यार्थी 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास करता है। तो आइडेंटिटी हो जाती है, तो फिर वो उस क्षेत्र विशेष से जुड़े सवाल पूछ लेते हैं। जैसे मैंने अभी बीकानेर का उदाहरण लिया, तो बीकानेर के संदर्भ में वो आपसे सवाल कर सकते हैं कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब हुई, कौन इसको फंडिंग करता है, किस तरीके का सामग्री इसके अंतर्गत मिलती है। जूनागढ़ फोर्ट है, देशनोक माता का मंदिर है, कपिल मुनि का आश्रम है कोलायत में बीकानेर में, डूंगर कॉलेज है, महारानी सुदर्शना कॉलेज है, महारानी सुदर्शना कौन थी। इस तरीके के सवाल आपसे वो सामान्य स्तर के कर सकते हैं। इसी तरीके से जो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो भी आपसे 4-5 मिनट से ज़्यादा एक जो विषय विशेषज्ञ होता है वो सवाल नहीं करता। उसके पीछे वजह है कि वो शुरुआती 1-2 सामान्य प्रश्न में ही आपके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को जानने की कोशिश करता है कि इसने मध्यकाल में एमए किया है, या प्राचीन काल थी इसके एमए में, या आधुनिक काल थी। और या फिर वो कई बार डायरेक्ट भी कह देते हैं कि हम आपकी रुचि के क्षेत्र में से ही आपसे सवाल कर लेते हैं, बताइए आपसे किस क्षेत्र में से पूछें। तो तब आपको बड़ी सहजता से उत्तर देना है कि मैं तैयार तीनों ही करके आया हूँ। अगर आपके द्वारा मेरे सामने ये ऑप्शन रखा जा रहा है, ये विकल्प है कि पूछें किस में से, तो मैं मध्यकाल आपको पसंद है तो मध्यकाल में से पूछे जाना पसंद करूँगा, आधुनिक है तो आधुनिक ही कहो, और प्राचीन है तो प्राचीन कहो। ऐसा नहीं
कि आप यूँ कहोगे नहीं सर मेरे से मध्यकाल पूछो, आप सीधा कह दो। ऐसा कहने से ये झलकता है कि आप बिल्कुल कंप्लीट तैयार और करके आए हो उस चीज़ की, और उस जगह पर आप कहीं फंसते हो तो वो थोड़ा नेगेटिव जाता है, लेकिन उससे काम खराब नहीं होता, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। साक्षात्कार के अलावा आपको कई बार बोर्ड पे जाके पढ़ाने की भी कही जाती है, तो कोशिश करें कि आप जाते ही बोर्ड पे दिनांक, विषय और टॉपिक ये चीज़ डाल दें। तैयारी आप 2-3 टॉपिकों की करके रखें, जिनमें से जो उस दिन अच्छा लगे उसको आप चूज कर लें, क्योंकि सामान्यतः वो टॉपिक का नाम नहीं देते, वो अपनी इच्छा से पढ़ाने के लिए ही कहते हैं कि जाइए आप किसी टॉपिक को पढ़ाइए। तो आप जिस भी टॉपिक को पढ़ाओ उसकी 10-12 मिनट बोलने की तैयारी रखें, और 10-12 मिनट में आप घर प्रैक्टिस करके देख लें। जो भी डिस्कस आप करना चाहते हो उस 10-12 मिनट में उसके कीवर्ड बना लें, की पॉइंट बना लें 3-4। तो जैसे ही आप बोर्ड पे पहुंचोगे उस 10-12 मिनट की पॉइंट जो आपने घर पे बना के देखे थे उन 3-4 को बोर्ड पर लिख दें आप, बिल्कुल सिंपल, जाते ही 1 नंबर पर 2 नंबर पर, कि हम आज इस प्रकरण के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको इन बिंदुओं पर डिस्कस करवाएंगे या वार्ता करेंगे, विमर्श करेंगे, आपके समक्ष में पर मतलब अपना जो समझ है उससे आपको अवगत कराऊंगा। तो उन 3-4 बिंदुओं को आप तुरंत लिख दोगे, ये इस तरीके से 3 बिंदु आपने उदाहरण के तौर पे लिख दिए। महात्मा गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, महात्मा गांधी समाज सुधारक के रूप में, महात्मा गांधी धार्मिक उन्नायक के रूप में, इस तरीके से 3 चीज़ आपने लिख दी, और फिर आप राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका के बारे में बताने लगे। तो जब बताएं तो आप तीनों ही मेंबरों से नंबर बाई नंबर आई कॉन्टैक्ट करें, और हल्की फुल्की हो सके तो मुस्कान आपके चेहरे पर होनी चाहिए। आपको बहुत मुश्किल बमुश्किल, मैं ये कह रहा हूँ 2 मिनट तो बहुत ही रेयर कंडीशन है जब आपको 2 या 2.5 मिनट वो पढ़ाने के लिए कहेंगे, अन्यथा 1 से 1.5 मिनट के बीच में या 2 मिनट के बीच में एग्जैक्टली आपको वापस बुला लेंगे और वो आपसे फिर से छोटे मोटे क्वेश्चन करेंगे। तो ये साक्षात्कार की सामान्य प्रक्रिया है। इसके अलावा आपसे साक्षात्कार में एक और सामान्यतः पूछे जाने वाला जो प्रश्न है वो ये है कि आपको इतिहास की कौन सी पुस्तक सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, या आपने कौन सी पुस्तक को सबसे ज़्यादा पढ़ा है। तो उसमें किसी बड़ी पुस्तक का नाम लेने की जहमत ना उठाएं आप केवल उसी पुस्तक का नाम लें जो आपने वास्तव में पढ़ी है। आप बिल्कुल बेझिझक कह सकते हो कि आपने हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ा है, वो हरिश्चंद्र वर्मा में से पूछ सकते हैं। वो कहेंगे हरिश्चंद्र वर्मा तो टेक्स्ट बुक है, आपने कोई रेफरेंस बुक पढ़ी हो तो आप रेफरेंस बुक के रूप में भी जो आपने पढ़ी है वही बताएं। जैसे कि आपने यूरोप सिंस नेपोलियन पढ़ा है डेविड थॉमसन का, तो आप बताएं। या फिर आपने भारतीय कला पढ़ी है वासुदेव शरण अग्रवाल की, बताएं। भारतीय स्तूप स्थापत्य कला, वास्तुकला, ये वासुदेव उपाध्याय की पढ़ी है, आप बताएं। तो आप एक अच्छी रेफरेंस बुक भी बताने के लिए अपने स्फेयर में रखें अगर इस कंडीशन में वो आते हैं तो। ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में पूछें तो जो भी व्यक्तित्व आपको बताना हो, एक मन में आप इमेजिनरी कंसेप्ट बना के रखें कि आपको किस व्यक्ति विशेष का नाम लेना है। महात्मा गांधी का लेना है तो वो जाहिर सी बात है आपसे डायरेक्ट प्रश्न होगा अगला ही कि महात्मा गांधी आपको क्यों पसंद है। महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाई इसलिए पसंद है, या महात्मा गांधी सबसे अच्छे क्रांति राष्ट्रीय वो थे आंदोलनकारी इसलिए पसंद है। तो आपके पास उसका कोई ना कोई अपना लॉजिक होना चाहिए कि भाई महात्मा गांधी की जो क्रिया विधि थी, जो कार्यकलाप थे, वो इस आधार पर थे कि साधनों का अनौचित साध्य की पवित्रता को सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए मुझे महात्मा गांधी की रीति नीति पसंद है। तो ये बात आप इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं एक मात्र उदाहरण दिया है मैंने महात्मा गांधी का। आपको महाराणा प्रताप पसंद हो सकता है, आपको शेरशाह सूरी पसंद हो सकता है, आपको हुमायूं पसंद हो सकता है, आपको शिवाजी पसंद हो सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कोई भी पसंद हो, आप उसके पीछे लॉजिक रखें कि मुझे ये क्यों पसंद है। इस तरीके की कोई चीज आपसे पूछी जाती है तो। इसके अतिरिक्त आपसे अगर कोई बात नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दें कि सर इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, या इसका मैं उत्तर नहीं जानता। इससे कोई नेगेटिव बात नहीं जाएगी। दूसरी बात, आपने जो आंसर दिए वो सही थे कि गलत थे, इसकी चिंता भी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो ये चीज़ आरपीएससी पहले ही जांच कर चुकी है परीक्षा के माध्यम से। वो जानती है कि आप जानते हो सारी चीज़ें।
इसीलिए वो आप लोगों को साक्षात्कार के लिए बुला रही है, नहीं तो वो सबको ही बुला लेती साक्षात्कार के लिए, या फिर परीक्षा से ही फैसला कर लेती, साक्षात्कार ही नहीं लेती। उसका मूल मकसद ये है कि आदमी का, अभ्यर्थी का विषय विशेषज्ञ होने के अलावा कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए। तो आपसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो आप उसका उत्तर दो, सही गलत की चिंता ना करें। ये हो सकता है कि आपने, जाहिर सी बात है आप उत्तर वही दोगे जो आपने पढ़ रखा है, समझ रखा है, लेकिन सामने वाले के मन में दूसरी कोई बात हो सकती है, तो आप उसको उदाहरण के तौर पर समझा सकते हो। अगर वो असहमति रखेंगे तो निश्चित रूप से आपसे पूरक प्रश्न करेंगे, और जब आपसे पूरक प्रश्न हो गया तो आप समझ लेना कि वो आपके उत्तर से असहमत हैं या पूर्ण सहमत हैं, तभी उसी स्थिति में आपसे पूरक प्रश्न किया जाएगा। और पूरक प्रश्न होते ही आपको कतई घबराना नहीं है, जिस लॉजिक के आधार पर आपने वो आंसर दिया है वो लॉजिक आपको बता देना है। इसका भी मैं एक छोटा सा आपको ये उदाहरण दे देता हूँ कि भाई ये कहते हैं, मान लो हम आरपीएससी एक्सपर्ट की हैसियत से आपसे किसी ने सवाल पूछा कि कालिदास को लेकर के ये तर्क दिया जाता है कि वो गुप्तकालीन है या कुषाणकालीन है, ये भ्रांति है, आपका क्या मानना है? तो आप उसमें उत्तर देते हो कि मेरे हिसाब से कालिदास जो है वो गुप्तकालीन है। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि आप कैसे कह सकते हो कि गुप्तकालीन है? आप जब कहोगे कि गुप्तकालीन है, तो उसका उदाहरण है कि सब कालिदास ने जो रचना लिखी है क्लाउड मैसेंजर, जिसका नाम है मेघदूत, उसमें बादल एक दूत की भूमिका में होता है। और वो दूत किसका होता है? एक यक्ष का जो अमरावती में होता है, और एक यक्षिणी जो हिमालय पर्वत पे होती है, उसके लिए वो मैसेज भेजता है कि जाइए आप मेरी विरह व्यथा को जाकर के उस यक्षिणी से कहनी है आपको। तो उस स्थिति में वो बादल जिन जिन जगहों से ट्रेवल करता है, वो ट्रेवल की हुई सारी जगह उसी सीक्वेंस में दिखाई है कालिदास ने, जिस सीक्वेंस में, जिस क्रम में समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान किए थे। तो ये कोरा कल्पना नहीं हो सकती कभी की, चीजों में कहीं ना कहीं साम्यता होती है। तो जिस क्रम में समुद्रगुप्त ने अपने अभियान किए या जिन जगहों को समुद्रगुप्त ने जीता, उन्हीं जगहों को कालिदास उस बादल के माध्यम से गिनाता चला जा रहा है। तो ये साफ है कि या तो वो समुद्रगुप्त के समकालीन है या समुद्रगुप्त के बाद किसी समय में हुआ है। और जैसा कि हमको पढ़ने को भी मिलता है कि चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे, उनके नवरत्नों में से वो एक थे। तो यहाँ ये बात सिद्ध होती है कि वो गुप्तकालीन थे। तो इस तरीके से आप कोई भी बात कहें, उसके पीछे लॉजिक, यानी कि वो बोर्ड का उद्देश्य होता है कि आप अपनी बात को विद्यार्थी तक किस तरीके से समझाओगे। विद्यार्थी के मन में भी तो बैठाना जरूरी है ना, कि आप क्यों जा रहे हो, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। तो विद्यार्थी के मन में ये बात होना आवश्यक है कि जो बात आपको आपके टीचर ने बताई है, उसके पीछे उसने लॉजिक दिया, तो विद्यार्थी उसको आत्मविश्वास के साथ में ग्रहण करेगा कि हाँ, ये बात मेरे को टीचर ने बताई है, तो ये इसके पीछे उन्होंने ये लॉजिक दिया। तो केवल आपकी अभिव्यक्ति को देखा जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाता है उन प्रश्नों के माध्यम से। वो सही गलत चेक नहीं करते। सामान्यतः आप वो जो प्रश्न पूछते हैं उसका आप सही ही उत्तर देते हो, आपका उत्तर सही ही होता है, गलत होता है तो आप रुक ही जाते हो। सामान्य विवेक का प्रश्न है, ये सामान्य बुद्धि का प्रश्न है कि अगर मेरे से पूछा जाए कि अकबर के जो प्रशासन था उसमें ऊपर के शीर्ष 4 व्यक्तियों के नाम बताइए, 4 पदों के नाम बताइए। अगर मैं जानता हूँ तो उनको बताऊंगा, नहीं तो मैं कह दूंगा कि सॉरी सर मैं नहीं बता सकता। यहाँ हो गई ना सही गलत की बात। तो जब आप जवाब ही देने लग गए तो फिर वो आपको ये देखते हैं कि ये क्या जवाब दे रहे हैं, किस भाषा शैली में दे रहे हैं और किस तरीके से अपनी बात को पुष्ट कर रहे हैं, किस तरीके से साक्ष्य दे रहे हैं, ये है। तो आपके 3-4 मिनट आरपीएससी का मेंबर ले लेगा, 4-5 के करीब में मिनट आपके दोनों एक्सपर्ट ले लेंगे, 2-1 मिनट आपके 2 मिनट और पूरी प्रक्रिया में माने पढ़ाने वाली में तो 3 मिनट उसके वो ले लेंगे, तो 15 मिनट का सा ये जुगाड़ हो गया। और 2-1 सवाल ऊपर नीचे होते हैं तो वो उनमें आपके 2-3 मिनट और खिंच जाते हैं, क्योंकि 1-आधा मिनट पूछने में लगता है, 1 मिनट आप बताने में लेते हो। तो ऐसे करके 15 से 20 मिनट के बीच में आपका साक्षात्कार होता है। उसमें केवल आपको अपनी अभिव्यक्ति पर भरोसा रखना है। जो जवाब आप दे रहे हो उसको आराम से पूछने वाले मेंबर के साथ आई कांटेक्ट करके, संभव हो तो हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रख के हंसी खुशी पूर्वक आपने अपने साक्षात्कार का सामना कीजिए, सदस्यों को जवाब दीजिए। सही गलत की चिंता ना करें, क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हो और फिर पढ़ के जाओगे, तैयारी करके जाओगे, घर प्रैक्टिस करके जाओगे। और ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं
जो कि साक्षात्कार को पहले भी फेस कर चुके हैं, तो उनको सब पता है। मैं आपको एक बार फिर पुनः शुभकामनाएं देता हूं उन सभी विद्यार्थियों को जो सामान्य श्रेणी में हैं और 115 से ऊपर जिनका स्कोर हो रहा है। गुड लक, आप निश्चित रूप से सहायक आचार्य बने। आपके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद।